चलो करें शुरू। क्या है आज का क्लास? इट इज ऑल अबाउट गवर्नर, दैट इज राज्यपाल। राज्यपाल को खत्म करते हैं, पूरा जितना भी पूछा हुआ है। स्लाइड का नंबर अगर आप लोग देख रहे होगे तो कितना है ये? अराउंड 16 स्लाइड है। एक ब्लैंक स्लाइड मिलता है अब हमेशा आप लोग को, बाकी 15 भरा भरा है। ठीक है, तो वो 15 कौन कौन सा है? जितना भी पूछा गया है 2024 से लेके अभी तक, वो सारा को डील करके यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, पहला सवाल ये है, अरे यार कौन सा, अच्छा फायरमैन 2026 का था। ठीक है, फायरमैन 2026 में बस एक बात पूछा हुआ है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, सिंपल सा दिमाग में एक सवाल आता है, संवैधानिक प्रमुख बोल रहा है, जिसको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एक हमारे पास हेड रहेगा जो कि कौन है? गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 153। ठीक है, अब 153 में बस इतना लिख के छोड़ दिया है, यहाँ पे हमारे पास एक राज्यपाल रहना चाहिए। ठीक है, वो बात खत्म हो गया। लेकिन ये पूछ रहे हैं संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 163 और आर्टिकल 153, ये 153 है ना? ठीक है, 53 नहीं है, 153 और 163 को जब एक साथ हम लोग मिला के पढ़ते हैं तो इतना समझ में आता है कि क्या होता है, जो गवर्नर है वो क्या है? हेड है किसका? स्टेट का, जिसके बिना राज्य का कोई काम नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 153 है बस वो इतना बोल देता है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। एक चीज और लिखा हुआ है कि एक जो पर्सन है, जो एक गवर्नर है, वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का भी क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। क्लियर है? इतना बात किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 153 में। लेकिन अगर इसके साथ में एक और आर्टिकल को देखा जाए जिसका नाम क्या है अपना 163, एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 163 को जब हम लोग देखते हैं तो वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब क्या है? एक मंत्रिमंडल होगा जो कि क्या करेगा? गवर्नर को एड एंड एडवाइस देगा, मतलब उसको सहायता करेगा। इसके साथ साथ क्या करेगा? वो हेल्प करेगा किसको? राज्यपाल को, पूरे प्रशासन को संभालने के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या मिल सकता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? बताओ। प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्य विधानसभा में जो हमारे पास पर्सन होंगे उसको कौन दिलाएगा? क्या बोलना चाहिए? शपथ राज्यपाल दिलाता है। अगर राज्यपाल शपथ दिला रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका काम क्या है? एज अ हेड। जैसे कि सेंटर में क्या होता है हमारे पास? प्रेसिडेंट, जो कि राज्य मतलब जो लोकसभा के जितने सांसद होते हैं उनको कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। तो अगर सेंटर पे राष्ट्रपति है तो स्टेट पे कौन है हमारे पास? गवर्नर। क्लियर है? इतना सा बात है। ये कब समझ में आया हम लोग? जब हम लोग आर्टिकल 163 को इसके साथ में पढ़े। इसीलिए ये पर्टिकुलर सवाल आप लोग को दिया गया है जहां पे क्या बोला जा रहा है? व्हाई गवर्नर अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड नॉट अ रियल हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? तो अब देखो बाकी जो ऑप्शन है उसको भी थोड़ा थोड़ा से देख लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल वैसे तो इसका आंसर है, संवैधानिक प्रमुख बोला जा रहा है। तो इसके अलावा जो बाकी है, जैसे मुख्यमंत्री लिखा है या फिर मुख्य सचिव लिखा है, उसका भी कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, वो लोग कुछ तो हेड होंगे, है ना? तो जैसे कि जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार चल रही है उसके प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य सचिव, दैट इज चीफ सेक्रेटरी। हर स्टेट में अपना एक चीफ सेक्रेटरी होता है। वो चीफ सेक्रेटरी का काम क्या होता है? वो काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख बनके, दैट इज प्रशासनिक प्रमुख बनके। क्लियर है? प्रशासन की जिम्मेदारी स्टेट में किसकी है? अगर बोला जाए कौन इसका जिम्मेदार है? चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी। समझ में आ रहा है? सचिवालय का मुख्य कौन है? चीफ सेक्रेटरी। इसीलिए इसको और एक नाम से जाना जाता है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन का प्रमुख राज्य में कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये वाला राज्य मंत्रिमंडल का कोई काम नहीं है। ये कहां पे हम लोग देखते हैं राज्य मंत्रिमंडल को? आर्टिकल 163 में। ठीक है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है।
और इसको हेड कौन करता है अगर बोला जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसके लिए लक्ष्मीकांत में एक बात लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के लिए एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो, कि ये जो पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये लोग वर्क करते हैं कैसे, अमंग द स्टार्स ये लोग बेस्ट है। ठीक है, मतलब क्या है, मून अमंग द अदर स्टार्स नहीं, अदर सब प्लैनेट्स मान के चलो, या फिर सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं, तो सन कौन है, पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, किसमें, स्टेट लेवल पे, जिसके चारों ओर कौन घूम रहा है, बाकी प्लैनेट्स, दैट इज बाकी मंत्रियां। क्लियर है, याद रहेगा, डन है। आगे स्लाइड पे चले, चलो अगला देखते हैं। अब अगला स्लाइड है वो दिया हुआ है जमाने के लिए क्रोनोलॉजी पे। अभी ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि लगातार क्रोनोलॉजी पे ही पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा हुआ है किसको, राज्यपालों को। ठीक है, 5 राज्यपाल दिए गए थे, इनको अरेंज करके बताना था कि कौन सा राज्यपाल पहले था, कौन सा बाद में था। ठीक है, तो ये लिस्ट लगाया गया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन पहला राज्यपाल था। ये कौन था, DN सहाय। दूसरे राज्यपाल कौन थे, KM सेठ। तीसरे कौन थे, ESL नरसिम्हन। उसके बाद शेखर दत्त, उसके बाद राम नरेश यादव, उसके बाद बलराम दास जी टंडन, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, फिर अनुसुईया उइके, उसके बाद विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट है उनका नाम क्या है, रमन डेका। ठीक है, रामेन डेका बोलते हैं इसको ऐसे। ये कौन से नंबर के हैं, तो 10वें। ठीक है, तो इतना कुछ अगर पता चल गया है ना, राज्यपाल को लगातार पूछ रहा है, तो एक चीज और हम लोग ध्यान में रख लेते हैं कि इन्होंने 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ कब लिया है अगर पूछा जाए तो 31 जुलाई 2024। क्लियर है, याद रहेगा कि कौन, कितना जुलाई, 31 जुलाई 2024। क्लियर है, याद रहेगा। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन सब में देखने को मिल रहा है। तो जितने भी मान लेते हैं कि अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुख्यमंत्री बने उसका एक लिस्ट याद रख लेना, LOP का एक लिस्ट याद रख लेना, स्पीकर का और डिप्यूटी स्पीकर का। ठीक है, याद रहेगा। ये चारों को कम से कम खत्म करके रखना है स्टेट के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग अभी गवर्नर देख रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस किस पे है, गवर्नर पे। क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसमें पूछ दिया जाए कि सबसे लंबे समय तक कौन था और सबसे कम समय तक कौन था, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि जो राज्यपाल है उसका टेन्योर कितना होता है, 5 साल का। लेकिन कुछ लोग पहले रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, वो रेजिग्नेशन का आर्टिकल भी आप लोग से पूछ सकता है या फिर अपॉइंटमेंट का आर्टिकल भी पूछ सकता है। वो सारी चीजें आगे देखेंगे। मैं आप लोग को एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं, वो क्या है, ये राम नरेश यादव जी जो थे, ठीक है, ये सबसे कम समय तक क्या थे, अपने राज्यपाल थे। कहां के, छत्तीसगढ़ के। कब से कब तक, 2 जुलाई 2014 से 24 जुलाई 2014 तक। क्लियर है, याद रहेगा। ऐसा एक और सवाल पूछा गया कि कौन सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस था, याद आ रहा है, 2023 प्रीलिम्स का शायद क्वेश्चन है, 2023 नहीं 2021 प्रीलिम्स का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि सबसे लंबे समय तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे। ठीक है, YV चंद्रचूड़ उनका नाम है। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। ऐसे ही जहां जहां पे आपको लगे कि जो क्रोनोलॉजी है उससे भी कुछ सवाल बन सकते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। क्लियर है। रमन डेका कब बने राज्यपाल, 31 जुलाई 2024। क्या अभी प्रेजेंट में भी वही है ना, प्रेजेंट में भी अगर वही है तो उनका क्या है, नंबर 10वां। क्लियर, याद रहेगा। हो गया ये वाला स्लाइड खत्म, आगे बढ़े। चलो अगला स्लाइड है, वो बोलता है आर्टिकल दिया हुआ था कुछ आप लोग को और पूछा गया था नॉट करेक्टली मैच। कौन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, मतलब कौन सही से सुमेलित नहीं है, ये एक सवाल था। अगर इसमें आर्टिकल नंबर्स को देखें तो ये सारे के सारे रिलेटेड किससे हैं, गवर्नर से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि कौन से पार्ट में आता है अगर पूछा जाए तो पार्ट 6 में। ठीक है, पार्ट 6 जो कि स्टेट के बारे में बात करता है। पार्ट 6 का नाम क्या है एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो द स्टेट्स। क्लियर है, उस 10 स्टेट्स के अंदर में जो आर्टिकल दिए हुए हैं उसमें से दे दिया गया और एक सवाल आपसे पूछ लिया गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, मतलब बाकी 3 तो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो ये देखो 153 यहां पे मैं बोला था कि गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, देयर शैल बी अ
गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, अब ये सब आर्टिकल को देखोगे तो पहला सवाल मन में आएगा कि हम लोग को कैसे पढ़ना है ये आर्टिकल्स को। तो मैं जो बुक फॉलो करता हूं वो है ये, ठीक है। इस बुक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है मतलब क्या है? ये जो अपना बेयर एक्ट बोलते हो जिसको आप लोग, ठीक है, बेयर एक्ट में डायरेक्टली सारी चीजें मेंशन्ड है। बेयर एक्ट समझते हो? भारतीय संविधान, ठीक है। कोई सा भी बुक मिले भारतीय संविधान का रॉ, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में हो, है ना, उसमें से आपको क्या करना है? इन आर्टिकल्स को हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है। तो जैसे देखो आर्टिकल 153 हम लोगों ने कर लिया कि ये तो सही है। आर्टिकल 154 क्या बोल रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। सेम चीज अगर पैरेलली चलोगे तो 52 किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए। 53 ये वाला जो चीज लिखा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, वो किस पे लिखा हुआ है? 53 में। ये क्या है? 154 गवर्नर के लिए है, तो राष्ट्रपति के लिए कितना है? 53। ठीक है, ऐसे मिला के भी पढ़ सकते हो दोनों को एक साथ, दोनों एक साथ खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब जो 155 लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, 155 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा ये लिखा हुआ है, तो कौन करेगा उसको अपॉइंट? प्रेसिडेंट। ठीक है, 156 में लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के साथ में एक और चीज जो लिखा हुआ है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसादा पर्यंत। ठीक है, प्रसादा पर्यंत कौन काम करता है? गवर्नर। तो रिमूव भी कौन करेगा उसको? प्रेसिडेंट। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? क्या इनके लिए इंपीचमेंट मोशन की जरूरत है? नहीं, इंपीचमेंट मोशन गवर्नर के लिए नहीं ला जाया जा सकता है, क्योंकि वो किसके एजेंट की तरह काम करते हैं अगर पूछा जाए तो? सेंटर के एजेंट की तरह। और सेंटर कौन संभाल रहा है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है सेंटर का? प्रेसिडेंट। क्लियर है? याद रहेगा? ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल को उस हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 156 में मैं बता दिया टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर में 3 चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, जो आर्टिकल 156 का क्लॉज 1 है वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, गवर्नर जो है वो कैसे काम करेगा? राष्ट्रपति के प्रसादा पर्यंत। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को भी याद रखना, क्योंकि अब 75 क्लॉज 1, 75 क्लॉज 2, 75 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 4 ऐसे करके भी सवाल बन रहा है, मतलब क्लॉज को भी डायरेक्टली पूछा जा रहा है ना। तो ये 3 चीजें आप लोग को एटलीस्ट क्लॉज के हिसाब से याद रखनी है, किसमें क्या लिखा है, किसको लेके? गवर्नर को लेके। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला क्या दिया है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसादा पर्यंत। उसके अलावा रिजाइन किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। किस फॉर्म में करेगा? क्या बोल के करेगा या लिख के करेगा? लिख के करेगा। ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि राइटिंग में प्रेसिडेंट को क्या करेगा? अपना इस्तीफा देगा। क्लियर है? याद रहेगा? जो तीसरा है वो दिया हुआ है टर्म, कितने समय तक कार्यकाल पे रहेगा ये? 5 इयर्स। ठीक है, अब एक सवाल बनता है यहां पे, मान लेते हैं कि कोई जो राज्यपाल है वो 5 साल से अपने कार्यकाल पे बैठा हुआ है। ठीक है, 5 साल खत्म हो गया लेकिन नया गवर्नर अपॉइंट हुआ नहीं है अभी तक, तो क्या वो ऑफिस में रह सकता है? रह सकता है। कहां पे लिखा है? कार्यवाहक के जैसे रह सकता है, मतलब वो बैठ तो सकता है ऑफिस में। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 156 क्लॉज 3 के सब क्लॉज में प्रोविजो करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो प्रोविजो? कि अगर कोई नया ऑफिस में नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो वो ऑफिस में कब तक बना रहेगा? जो पुराना राज्यपाल है वो, जब तक नया राज्यपाल अपने ऑफिस में बैठ नहीं जाता। क्लियर है? कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 156 क्लॉज 3। ठीक है, याद रहेगा? प्रूफ चाहिए इसका, प्रूफ कहां मिलेगा? संविधान, भारतीय संविधान में। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, अब एक चीज और, ये लिखा है 5 साल का कार्यकाल है इसका। कब से 5 साल का? जब से शपथ लेगा या फिर जब से उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा कि ये हमारा राज्यपाल होने वाला है, तब से। जब से शपथ लेगा तब से, और शपथ लेके वो 2 दिन छुट्टी मार देता है मैं नहीं जाऊंगा करके, तो उस दिन से ही काउंट होगा। जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेगा
उस दिन से लेके 5 साल को काउंट किया जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 156। तो बाकी आर्टिकल्स को भी थोड़ा थोड़ा से देख लेते हैं कि कहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि गवर्नर से लगातार सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 153 में मैं बता चुका हूं कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। अगर मन करे तो एक गवर्नर 2 या 3 स्टेट, उससे भी ज्यादा स्टेट्स का क्या रह सकता है? गवर्नर रह सकता है। कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 153। ठीक है, आर्टिकल 154 में क्या लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना, मतलब राज्य की जो शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव क्या बोलना चाहिए आप लोग? न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो कार्यपालीन जो शक्तियां हैं वो किसके हाथों में है? गवर्नर के। ठीक है, तो गवर्नर खुद भी ऑर्डर दे सकता है या फिर उसको मन करेगा तो वो किसी ऑफिसर को बोलेगा कि मेरे हिसाब से, मेरे बिहाफ पे आपको क्या करना है? इस कार्य को संभालना है। ठीक है, खुद भी कर सकता है डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। इसके बाद देखते हैं 155 देख लिए हैं, क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट का बात किया गया है। किसका? राज्यपाल का। कौन कर रहा है अपॉइंट राज्यपाल को? प्रेसिडेंट। डन है यहां तक। अगला देखो 156 तो खत्म कर लिया अपन, है ना। तो 157 में क्या लिखा हुआ है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? मतलब क्या है कि योग्यता जो है वो क्या क्या है, वो कहां पे दिया हुआ है हम लोग को? आर्टिकल 157 में। ठीक है, और क्या है, क्या होना चाहिए? पहली बात ये सिटीजन ऑफ इंडिया। सवाल ये आता है जो प्रेसिडेंट के लिए भी बनता है, क्या ये बाई बर्थ होना चाहिए या फिर ये कैसे भी करके भारत का नागरिक बन जाए? बाई बर्थ होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना, है ना। उसको बस लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सिटीजन कैसे भी बन जाओ। सिटीजनशिप दिया हुआ है पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 के बीच में। इस बीच में आप कैसे भी करके नागरिक बन जाओ भारत के, तो आप राज्यपाल बनने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ अगर नागरिक हो तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए, मतलब राज्यपाल बनने के लिए रेडी हो? मैं मान के चलूं कि मेरा आज जन्म हुआ, मैं भारत का नागरिक हूं, एक हफ्ते बाद मैं बोलूंगा कि मुझे राज्यपाल बनना है, क्या मैं बन जाऊंगा? आंसर इज नो। तो कौन बनेगा? उसका आयु जो है वो 35 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने कल कंप्लीट किया है 35 साल, तो आज क्या मैं एलिजिबल हूं बनने के लिए? नहीं। क्यों नहीं? 35 साल तो हो गया ना मेरे को। 35 प्लस ना, तो कंप्लीट कर लिया मैं 35 साल, तो अगले दिन बन जाऊंगा मैं, है ना। बन जाऊंगा नहीं, बन सकता हूं। ठीक है, समझ गए? किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 157। क्लियर है। इसके अलावा आर्टिकल 158 भी देख लेते हैं, जिसमें क्या दिया है? कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आप लोग को देख के खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करके कुछ सुने हुए हो कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे रहेगा तो ये पर्टिकुलर नहीं बन सकता है, ना वो मंत्री बन सकता है, ना और कुछ बन सकता है, ना राष्ट्रपति बन सकता है, ना लोकसभा सांसद बन सकता है, ऐसा ऐसा कुछ, है ना। तो वो चीज जो मेंशन्ड है वो कहां पे है? इस पर्टिकुलर आर्टिकल 158 में। क्लियर है, याद रहेगा। हाँ, हाँ, उसमें शर्तें दी गई हैं। हाँ, ठीक है, मतलब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो इस पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ऐसे ही 3 पॉइंट्स और है, उसको आप लोग को पढ़ना है। किससे? आर्टिकल 158 से। क्लियर है, याद रहेगा। आर्टिकल 159 में क्या दिया हुआ है आपको? शपथ। किसके सामने शपथ लेगा अगर बोला जाए तो? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो मुख्य सचिव नहीं, क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, उनके सामने ये क्या करेंगे? शपथ लेंगे। क्लियर है। किसमें मेंशन्ड है अगर बोला जाए बात तो? आर्टिकल 159। क्लियर है, याद रहेगा। अब इसके बाद 2 आर्टिकल और बच जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 160 क्या बोलता है? डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटिंजेंसीज। मतलब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो फंक्शन डिस्चार्ज करने का जो पावर है वो कहां से मिलेगा इसको? आर्टिकल 160 में। क्लियर है, याद रहेगा। अब एक आर्टिकल बच जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन लाइन विथ है आर्टिकल 72 ऑफ प्रेसिडेंट। क्षमादान की शक्ति सुने हो आप? आर्टिकल 72 में किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए। और राज्यपाल के लिए कब है? आर्टिकल 161। क्लियर, याद रहेगा।
क्या क्या बातें मेंशन्ड है वो देख लो। ग्रांट पार्डन, क्षमादान, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, ये डायरेक्टली लिखा है आर्टिकल 161 के जो हाईलाइट है उस पे, जो हेडिंग है उस पे ये 4 चीजें लिखी है। जो पहला क्लॉज है उसमें क्या क्या लिखा गया है? रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रेमिशन। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्या होता है, इस वजह से ये ऐसे ही लिखा हुआ है, आप लोग इसको खुद से लिख सकते हो। ठीक है, बस याद रखना कि क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल 161। ठीक है, एक चीज और, ये जो रिमूवल वर्ड है, रिमूवल समझ रहे हो, ये जो लिखा हुआ है रिमूवल, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के लिए कहीं पे लिखा हुआ है? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 156 बस बोलता है कि जो गवर्नर है या फिर जो राज्यपाल है वो किसके प्रसादापर्यंत काम कर रहा है? राष्ट्रपति के। ठीक है, वर्ड मेंशन नहीं है कि रिमूव कर दिया जाएगा या फिर हिंदी में बोला जाए तो हटाना, ये वर्ड मेंशन है ही नहीं। ठीक है, ट्रैप कर सकता है यहां पे कि रिमूवल वर्ड जो है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 156 में मेंशन्ड है करके। क्या मेंशन्ड है? आंसर इज नो। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो अगला स्लाइड देखते हैं। फिर से वही बात, क्रम में जमाओ। क्रम में जमाओ में इस बारी राम नरेश यादव भी है, जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूं आपका। कौन से नंबर के थे वो? 5वें। ठीक है, रमन डेका कौन से नंबर के हैं? 10वें। कब इन्होंने शपथ लिया था? 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 10वें। उनसे पहले कौन था? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, उससे पहले कौन था? अनुसुईया उइके। उनसे पहले कौन था? आनंदीबेन पटेल। उससे पहले बलराम दास जी टंडन। उससे पहले कौन था? राम नरेश यादव। उनसे पहले कौन था? शेखर दत्त। उससे पहले नरसिम्हन। ठीक है, उससे पहले सेठ। उससे पहले डीएन सहाय। तो अब सवाल पूछा जाए कि पहला हमारा राज्यपाल कौन था छत्तीसगढ़ का? तो डीएन सहाय। क्लियर है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पहले राज्यपाल कौन थे छत्तीसगढ़ के? वो कौन थे? डीएन सहाय। दूसरा बोला जाए तो सेठ, केएम सेठ। उसके बाद जल्दी बताओ, नरसिम्हन। ठीक है, उसके बाद शेखर दत्त। उसके बाद राम नरेश यादव। उसके बाद बलराम दास जी टंडन। उसके बाद आनंदीबेन पटेल। उसके बाद अनुसुईया उइके। उसके बाद में विश्वभूषण हरिचंदन। उसके बाद में रामेन डेका। ठीक है, कब हुआ रामेन डेका का? 31 जुलाई 2024 को। क्लियर है, ये पूरा स्लाइड उसी पे ही डेडिकेटेड था, याद कराना था इसलिए फिर से रिपीट किया गया। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं। ये सवाल था पंचायत से रिलेटेड वैसे थोड़ा सा, है ना। यहां पे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। उसमें एक ऑप्शन में डला हुआ है कौन? राज्यपाल डला है, दिख रहा है। रेवेन्यू शेयरिंग की बात हो रही है, मतलब क्या है? बंटवारा, जो जितना आय होगा उसका बंटवारा राज्य और लोकल गवर्नमेंट बॉडी के बीच में कौन कराएगा, ये सवाल था। इसका आंसर सिंपल से देखा जाए तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में गवर्नर डला हुआ है तो कुछ वजह से डला होगा। वो वजह क्या है? क्या है वजह? कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, जिसको दिया हुआ है आर्टिकल 243I में। ठीक है, 243I में जब दिया गया है तो जो फाइनेंस कमीशन है उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। किसके क्या बोलना चाहिए? एड एंड एडवाइस से पूछा जाए तो हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगा कि इसको हम लोग को बनाना है। ठीक है, कब तक किस कार्यकाल तक ये काम करेंगे? 5 साल तक। 5 साल के बाद में दूसरा बनाया जा सकता है। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा इसका काम होगा कुछ स्टेट फाइनेंस कमीशन का, जिसको अपॉइंट किया है किन्होंने? गवर्नर ने। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट दिए गए हैं आर्टिकल 243I में। हम लोग अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन को पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये 5 पॉइंट आप लोग को वहां पे जब हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे तो फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अभी आप लोग याद करके रख लेना, बाद में हम लोग क्या करेंगे? फिर इसी पॉइंट को फिर उठाएंगे।
ठीक है, अभी हम लोग के काम का क्या है, एक फैक्ट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जिसको अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर। और ये कैसा टाइप का बॉडी है, एडवाइजरी, एक सलाह बस दे सकता है। ठीक है, तो सलाह देने के लिए अभी तक 5 बार फाइनेंस कमीशन बनाया जा चुका है। ठीक है, तो पांचों फाइनेंस कमीशन का हम लोग नाम याद कर लेते हैं। पहला कौन था, जो कि 22 अगस्त 2003 में बना हुआ है, कौन है वो, वीरेंद्र पांडे। दूसरे जो बने थे अजय चंद्राकर, तीसरे चंद्रशेखर साहू, चौथे सर्गियस मिंज, और अभी प्रेजेंट में कौन है बोले तो श्रीनिवास राव मद्दी। ठीक है, याद रहेगा, क्या क्या है नाम बताओ। चलो, सबसे पहला वीरेंद्र पांडे, दूसरा अजय चंद्राकर, तीसरा चंद्रशेखर साहू, चौथा सर्गियस मिंज, और पांचवा श्रीनिवास राव मद्दी। सबसे पहला स्टेट फाइनेंस कमीशन कब बना था, 2003 22 अगस्त। ठीक है, याद रहेगा, कंफर्म। आगे बढ़े, अब ये सारा चीज हो गया कंप्लीट। एक चीज क्या है याद रखें हम लोग यहाँ पे, ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी परिषद है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ काम है इसका, क्या करेगा कि रेवेन्यू को आपको कैसे बांटना है वो बता देगा। किसको बताएगा, गवर्नर को। क्या ये डायरेक्टली अपना रिपोर्टिंग जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन वो चीफ मिनिस्टर को करेगा अपना रिपोर्ट, नहीं, जिसने मुझे अपॉइंट किया है मैं अपना रिपोर्ट किसको दूंगा, गवर्नर को। तो गवर्नर का एक और काम क्या हो जाएगा कि जो रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन उसको देगा वो किसके सामने रखेगा, विधानसभा में, और इस विधानसभा में इसके ऊपर क्या होगी अब, वोटिंग। समझ में आया, कौन रखेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को, गवर्नर। कहां पे, राज्य विधानसभा पे। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। चलो बताओ तो कौन कौन है स्टेट फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले वीरेंद्र पांडे, दूसरे अजय चंद्राकर, तीसरे चंद्रशेखर साहू, चौथे सर्गियस मिंज, पांचवे श्रीनिवास राव मद्दी। क्लियर है, ये वाला सारा काम हम लोग अभी फिर से देखेंगे जब हम लोग पंचायती राज को डिकोड करेंगे तब। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये है फिर से जनपद के डिवीजन के बारे में बात हो रहा है। उसमें जो पहला स्टेटमेंट था वो क्या दिया हुआ है कि गवर्नर जो है, ये राज्यपाल जो है जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करेगा, ऐसा सा दिया है स्टेटमेंट, जो कि सरासर गलत है। कौन बांटता है, ब्लॉक को घोषणा कौन करता है, राज्य सरकार, और इस ब्लॉक को कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन बांटता है, राज्य सरकार। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट को विकास खंड में बांटने की बात हो रही है वो काम कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, तो ये जनपद को निर्वाचन क्षेत्र में कौन नहीं बांटता, राज्यपाल। लेकिन जो जिला है उसके अंदर में विकास खंड कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे वो डिसाइड कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, याद रहेगा। अब एक चीज समझो, 3 लेवल पे है अपना पंचायत, कौन कौन सा, ऐसा सा है, क्या होता है सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में कौन होता है, जनपद पंचायत, और ये ऊपर में कौन होता है, जिला पंचायत। ठीक है, याद रहेगा। जिला पंचायत हर जगह पे कितना रहेगा, 1, हर जिले में 1। जनपद पंचायत टोटल कितने हैं हमारे पास, जनपद पंचायत टोटल जितना विकास खंड होगा उतने हमारे पास जनपद पंचायत होंगे। अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 146। ठीक है, टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं ये आप लोग को पता करना है। नंबर ऑफ जितने ग्राम, क्या उतने ग्राम पंचायत होंगे या नहीं होंगे, ये भी आप लोग को देखना है। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं इस चीज को कि जितने ग्राम है उतने ग्राम पंचायत होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पे हर जगह पे ग्राम पंचायत नहीं होगा, कुछ ग्राम जो होते हैं वो नगर पंचायत में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डाटा है वो भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों जो है वो फिक्स है। अभी प्रेजेंट में कितना जिला पंचायत है अपने पास, 33, 133 नहीं, सिर्फ 33। 146 अपने पास क्या है, जनपद पंचायत। ठीक है, क्यों जनपद पंचायत 146 अगर बोले तो, क्योंकि 140 अपने पास क्या है, विकास खंड। क्लियर है, याद रहेगा पक्का। चलो अब देखो अगला स्टेटमेंट, ये वाला हो गया क्लियर, कुछ नहीं बचा, गवर्नर से रिलेटेड बस यही था। तो मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाया था तो उसको भी मैं बता देता हूं, अगला स्टेटमेंट उसी से कवर हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, जहां किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम हो, मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से कम होगी,
तो मिनिमम कितने वार्ड हो सकते हैं हमारे पास, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है 10। अगर 50,000 से ज्यादा है तो कितनी होगी 25। मतलब जनपद पंचायत में नंबर ऑफ वार्ड्स कम से कम कितना होना चाहिए 10 और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 25। ठीक है, 10 से 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10 ही हो कि 25 ही हो, मन करेगा तो 11 हो जाएगा, मन करेगा तो 15, मन करेगा तो 21। ठीक है, लेकिन वो 25 के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट वही समझाने का ये जो स्टेटमेंट है वही समझाने का कोशिश कर रहा है। इसके बाद वाले स्टेटमेंट बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्टर्स, मतलब जो जितने निर्वाचन करता होंगे उन लोग का जो नंबर होना चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर नहीं होनी चाहिए लिखा है, शुड नॉट बी। समझ में आ रहा है, मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए ऐसा लिखा जा रहा है। जबकि जब आप इसको पढ़ोगे सेक्शन 23 को, उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो निर्वाचन अपना एरिया होगा, निर्वाचन क्षेत्र जो होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें लगभग है ना करीब करीब पॉपुलेशन क्या होगा समान रहेगा। क्या सब में बराबर रहेगा नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना क्या रहना चाहिए अपने पास, जो नंबर्स है वो नंबर ऑफ इलेक्टर जो है वो बराबर होना चाहिए। क्लियर है, ये गलत हो गया उस हिसाब से। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन इन ऑल इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ जनपद शुड बी टू बी इक्वल। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट लिखा है, ये लिखा हुआ है कहां पे लिखा है, इस वाले सेक्शन पे, सेक्शन 23 में, और ये वाला तीसरा जो है वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4 जो है सही है। कौन सा एग्जाम का पेपर देख रहे थे हम लोग, हाँ बाल अधीक्षक का। ठीक है, अब एक चीज और, ये वाला चीज कहीं पे मेंशन होगा, ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में बांटेगा कैसे करके, वो मेंशन है कहां पे, सेक्शन 127 127 सेक्शन पे, धारा 127 में। कौन से एक्ट के अंदर बोला जाए तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, उसके अंदर में जो सेक्शन धारा 127 है उसमें क्या लिखा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसको विकास खंड में कौन बांटेगा, गवर्नर। समझ में आ गया, डन है, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए क्या वो अकेले ही बना सकता है डिसीजन, आप अकेले ही ले लेगा क्या कि मैं तो सर्वोपरि हूं करके, वो क्या बोलेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा लोगों को, है ना, तो वो रिक्वेस्ट में क्या बोलते हैं सजेशन मांगेगा कि मैं कर रहा हूं सही है या नहीं, तो जिस हिसाब से सजेशन आएगा उसके हिसाब से ये क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर है, याद रहेगा किस पे लिखा हुआ है, सेक्शन 127। क्लियर, चलो पंचायती राज जब देखेंगे पंचायती राज वाला सेक्शन तो ये सारा चीज फिर से रिपीट होगा, तो उसको ना हम लोग फिर से देख लेंगे। ठीक है, अब देखो प्रयोगशाला परिचारक का सवाल, प्रयोगशाला सहायक 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल 150 मतलब जो राज्यों के राज्यपाल को दिया है, ये बोल रहा है प्रावधानों को संविधान में उनके उल्लेख के क्रम में सजाइए। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें हम लोग को दिख रहा है नागरिकता, और ये नागरिकता हम लोग कहीं पे पढ़े हैं क्या इससे पहले किसी पेपर के लिए, बता रहा था ना मैं आपको कि भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहां से क्या वो सवाल नहीं बना होगा, यहाँ पे अगर नागरिकता को मैं डाल दिया हूं तो वहां पे क्वालिफिकेशन को भी डाल दूं करके बन सकता है यहां से, तो ये सवाल वहां से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चीजों को समझते हैं। राज्यों के राज्यपाल डला हुआ है, पहला कौन सा आर्टिकल में हम लोग देखे थे, आर्टिकल 153। दूसरा क्या दिया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एक्चुअली बजट की बात होती है, इसको ऐसा लिखा जाता है आर्टिकल 112 में। ठीक है, अनुच्छेद 112 में बजट ना लिख के वो लोग क्या लिखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, एजी आप लोग बोलते हो, आर्टिकल 76। नागरिकता मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को, आर्टिकल 5 to 11। क्लियर है, इसके अलावा राज्यसभा की संरचना कहां पे मेंशन है अगर बोला जाए तो आर्टिकल 80। ठीक है, एक चीज याद रखना, आर्टिकल 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रहा है, दैट इज राज्यसभा की। ठीक है, तो आर्टिकल 79 जो है वो पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, तो इसी में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इज इक्वल टू पार्लियामेंट, दैट इज संसद में तीन चीजें जो मेंशन्ड है, कौन कौन सी, प्रेसिडेंट,
राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 79 में। क्लियर, याद रहेगा। जो चीज वहां पे ऊपर में मैं इंग्लिश में लिख के रखा था उससे रिलेटेड ये हिंदी वाला आर्टिकल। ठीक है, एक चीज यहां पे मेरे को नया मिल जाता है कि राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति हम लोगों ने कहां से ली है? कनाडा से। ठीक है, क्या कनाडा से अभी सवाल बन सकता है कि कनाडा को पूछ सकता है? क्यों? विश्व कप कहां हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ है? 3 जगह पे हुआ है। कौन कौन सा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कनाडा था वहां पे, और कनाडा को मैं देखूंगा, मैं एग्जामिनर हूं, मैं कनाडा को देखा, मुझे याद आया कि मैं पॉलिटी का पेपर बना रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा? कनाडा को लिंक कर दूंगा किससे? राज्यपाल से। ठीक है, और मैच द फॉलोइंग में पूछ लूंगा, या फिर कनाडा की जगह कुछ और लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? सवाल बन सकता है करंट से, जो वर्ड मतलब जो जो जगह मेंशन्ड है उससे कुछ ना कुछ सवाल तो बन सकता है। तो आप देख सकते हो अभी नियर अबाउट जो एग्जाम होगा उसमें कि हम लोगों ने कहां से कौन सा प्रणाली लिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ कहीं से लिया होगा, है ना, कहीं से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया होगा, कहीं से डीपीएसपी लिया होगा, है ना, कहीं से प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म लिया होगा। ठीक है, कहीं से पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया होगा। वो सारे क्वेश्चन अब इस वाले पर्टिकुलर जो चीज है ना कनाडा से लिया गया है, इससे मिलके बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो अभी आप लोग को अचंभा तो नहीं होगा कि अचानक से राज्यपाल कहां से मतलब उसका पोस्ट हम लोग लिए हैं, पूछा गया है करके। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट को मिक्स कर दिया हम लोगों ने किससे? स्टैटिक पोर्शन से। डन है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट वन इज प्रयोगशाला सहायक। फिर से एक और सवाल पूछ देता है किस पे? राज्यपाल पे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रेसिडेंट को देगा। किसके थ्रू देगा? रिटर्न फॉर्म में। कौन से सेक्शन आर्टिकल में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने? 155 में तो हम लोगों ने मना कर दिया था ना। टर्म ऑफ ऑफिस किस में दिया था? 156 में। क्लियर है? 153 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। क्लियर है? 154 में क्या दिया है? एग्जीक्यूटिव पावर। 155 में अपॉइंटमेंट। 156 में टर्म ऑफ ऑफिस। क्लियर है? याद रहेगा क्या क्या चीज लिखा था वहां पे 3 पॉइंट में 156 में? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके अलावा सोचो, जल्दी बताओ। रिजाइन इन राइटिंग टू प्रेसिडेंट, इसके अलावा टर्म ऑफ 5 ईयर के लिए काम करेगा। लेकिन उसके साथ में और क्या चीज मिला हुआ है कि जब तक नया गवर्नर अपने ऑफिस में नहीं बैठ जाता है तब तक केयर टेकर गवर्नर के जैसे या फिर ऑफिस बेयरर के जैसे कौन बैठा रहेगा वहां पे? राज्यपाल, जो पुराना राज्यपाल रहेगा जिसकी जगह पे कोई दूसरा आने वाला है। डन है? समझ में आ गया? क्लियर? ये पूरा और कुछ समझाना पड़ेगा इसमें? नहीं, ये वाला साइड हो गया डन। अब देखो ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, है ना, कौन से आर्टिकल के अंदर? जो राज्यपाल जो है वो किस पे देगा? 156 में। तो जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं ना उनके भी हम लोग क्या करते हैं, वो लोग किसको रिजाइन करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसको रिजाइन करेगा, किसको अपना इस्तीफा देगा? चीफ जस्टिस को नहीं देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, दैट इज उपराष्ट्रपति को। तो किसी आर्टिकल में मेंशन होगा तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को देगा। वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 56 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही क्या दिया हुआ है? चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये किसको रेजिग्नेशन देंगे अपना? जो इनको अपॉइंट किए रहेंगे। कौन किया इनको अपॉइंट? प्रेसिडेंट। तो रेजिग्नेशन किसको मिलेगा? प्रेसिडेंट को। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। ठीक है, अनुच्छेद 124 के दूसरे क्लॉज के जो ए सब क्लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही जो चीफ मिनिस्टर है वो किसको रिजाइन करेगा? जिसने इसको अपॉइंट किया है। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 164 क्लॉज 1। ठीक है, गवर्नर के प्रसादा पर्यंत। क्लियर? याद रहेगा? ये पूरा स्लाइड क्लियर है? कुछ भी नहीं समझ आया तो नहीं है? हो गया? सबका सब क्लियर है? तो इधर देखो, अब बताओ प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देगा?
वाइस प्रेसिडेंट को किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 26 26 नहीं 56। 26 तो हम लोग फंडामेंटल राइट पहुंच गए ना। 26 हाँ 1A क्लियर है। चीफ जस्टिस किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 124 सब क्लॉज 2 का क्लॉज A क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर किसको रिजाइन करेगा? गवर्नर को किस में लिखा हुआ है? 164 क्लॉज 1 ठीक है, याद रहेगा। डन। चलो अगला स्लाइड है, फिर से वही 5 साल के बाद में एक फाइनेंस कमीशन का इंस्टीट्यूट होना है। कौन बनाएगा फाइनेंस कमीशन को? गवर्नर अपॉइंट करेगा। कितने साल के लिए अपॉइंट करेगा? हर 5 साल में एक बार ठीक है। नाम को याद किए थे वहां पर भी, यहां पर भी नाम को याद करते हैं। कौन कौन था? सबसे पहले वीरेंद्र पांडे, दूसरा कौन? अजय चंद्राकर, तीसरा कौन? चंद्रशेखर साहू, चौथा कौन? सर्गियस मिंज, और पांचवा कौन है अभी लेटेस्ट में? श्रीनिवास राव मद्दी। क्लियर है, याद रहेगा, पांचों याद हो जाएगा। कब पहली बार अपॉइंट किया गया था? 22 अगस्त 2003 को ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है अगर बोला जाए तो? अनुच्छेद 243 आई ठीक है, याद रहेगा पक्का। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो किस टाइप का बॉडी है? एडवाइजरी है, मतलब सिर्फ सलाह दे सकता है। सलाह को मानना ना मानना गवर्नर के ऊपर ठीक है। गवर्नर के ऊपर है खुद कि वो किसी और की मदद लेगा सलाह को मानने के लिए, खुद सलाह को मान लेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से काम करना है इसको। क्लियर है, समझ में आया? कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 243। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 164 ठीक है, याद रहेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग वहीं पे देखे थे, 164 नहीं 163 ठीक है, याद रहेगा पक्का। आगे बढ़े। अब क्या है इसमें, और कुछ लिखा है क्या? नहीं, वही सब चीजें हैं, बाकी सब देख लेंगे ठीक है जब मुख्यमंत्री को देखेंगे, जो कि मुख्यमंत्री को पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछता है कि कौन मुख्यमंत्री था, कौन मुख्यमंत्री नहीं है, कौन कब मुख्यमंत्री था। इसके अलावा और कुछ तो नहीं पूछता है, तो उसको ज्यादा देखने के मतलब नहीं है। लेकिन राज्यपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलो अगला देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? देखो ये सवाल को देख के ना मेरे को बहुत हंसी आया था। पहली बात तो क्या किया इन्होंने, एबीसीडी दिया है और फिर से एबीसीडी में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, जो चीज यहां पे लिखा हुआ है। क्या मतलब है? इतना वेस्ट करने का जगह, लग रहा है कि 2 सवाल को मिक्स करके एक बना दिए है ना, वेस्ट किए बस जगह को। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो कौन कौन है ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन होता है? पूरे राष्ट्र का जो कार्यकारी प्रमुख होगा वो कौन है? राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पे क्या होता है? पूरे राष्ट्र से ठीक है, ना कि राज्य से। क्लियर है। दूसरा क्या है? मुख्यमंत्री कौन होता है? रियल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रियल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर यहां पे स्टेट को हटा देते तो कुछ और बनता। क्या बनता? रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। कौन होता है रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर बोला जाए तो? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि स्टेट को हटा दिए ना हम लोगों ने, तो सेंटर पे जो है वही राजा। कौन है वो? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है। ऐसे ही मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है राज्य का, तो ऐसे ही सेंटर पे कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, समझ में आ रहा है। कैबिनेट सचिव जो होता है वो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, प्रशासनिक प्रमुख होगा किस पे? केंद्र पे। क्लियर है, याद रहेगा। एक चीज और बताओ, अगर ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो अगर प्रशासनिक प्रमुख है तो जो सिविल सर्विसेज बोर्ड होगा उसका प्रमुख कौन होगा? बताओ। कैबिनेट सेक्रेटरी ही तो होगा ना। सिविल सर्विसेज में जो हेड पे बैठेगा, सिविल सर्विसेज का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। वो लोग क्या है? प्यादे हैं उस पहलू के, उस स्ट्रक्चर के जिसके हेड में कौन बैठा हुआ है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो क्या कैबिनेट सेक्रेटरी ऊपर है या फिर चीफ सेक्रेटरी ऊपर है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे के पूरे भारत में सबसे प्रमुख होगा किस पे? एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रशासन पे। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया।
ठीक है, ये हो गया। तो कुछ नाम को और याद रख लेते हैं कि कौन कौन है। चीफ सेक्रेटरी अभी कौन है प्रेजेंट में? विकासशील। कौन से नंबर के है अगर बोला जाए तो? 13वें नंबर के। ऐसे ही कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है अभी अगर बोला जाए तो? टीवी सोमनाथन। ठीक है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, अभी रिसेंटली इनको क्या मिला हुआ है? एक्सटेंशन। यहाँ पे चीफ सचिव पूछा हुआ है, विकासशील को अभी पूछा जा चुका है टीडीसी के एग्जाम में, ट्रांसपोर्ट जो कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें विकासशील को पूछ लिए हैं। ठीक है, अगला बारी किसका है? टीवी सोमनाथन का, या तो फिर डीजीपी जो कि प्रेजेंट में कौन है? अरुण देव गौतम। क्लियर है? कौन से नंबर के अगर बोला जाए तो? 12वें नंबर के। ठीक है, ऐसे ही अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन है हमारे? अजय सिंह। और स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन है बोला जाए तो? श्रीनिवास राव मद्दी। क्लियर है? समझ में आया क्यों पढ़ रहे थे हम लोग श्रीनिवास राव मद्दी को? क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसको? ये वाले पूरे सेक्शन को। बार बार पूछ रहे हैं फाइनेंस कमीशन को, तो श्रीनिवास राव मद्दी जो कि 5वें नंबर के स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे याद कर लिया। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन है अभी? अजय सिंह। क्लियर है? चीफ सेक्रेटरी कौन है? विकासशील। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 13वें। डीजीपी कौन है अभी? अरुण देव गौतम। कौन से नंबर के हैं? 12वें। और ऐसे ही कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है अगर बोला जाए तो? टीवी सोमनाथन। क्या हुआ है इनका? एक्सटेंशन मिला है अभी। ठीक है, याद रहेगा? चलो, अब ये चीज जो मैं आपको बोल रहा था ना, स्टेट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर सिर्फ स्टेट देगा तो अपन क्या लेंगे? केंद्र को। और स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा तो क्या लेंगे? राज्य सरकार को। ठीक है, याद रहेगा? चलो, एडीओ का पेपर फिर से वही चीज रिपीट। ठीक है, अपन क्या कैसे कैसे याद किए थे? चलो सबसे पहले बताओ। सबसे पहले डीएन सहाय, दूसरे बाद केएम सेठ, उसके बाद नरसिम्हन। नरसिम्हन को बार बार भूल रहे हो, नरसिम्ह दत्त करके याद कर लेना। ठीक है, नरसिम्ह फिर दत्त। ठीक है, पहला क्या है अपना? डीएन सहाय, दूसरा केएम सेठ, तीसरे नरसिम्ह, चौथे दत्त, उसके बाद राम नरेश यादव, उसके बाद बलराम दास जी टंडन, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, उसके बाद अनुसुईया उइके, उसके बाद विश्वभूषण हरिचंदन, उसके बाद रामेन डेका। कब हुआ था उनको अपॉइंटमेंट? 31 जुलाई 2024 को। क्लियर है? कौन से नंबर के राज्यपाल है ये? 10th। क्लियर है? कहां से बिलोंग करते हैं अगर ये पूछ दिया जाए तो? असम से। ठीक है, याद रहेगा पक्का? आगे बढ़े तो इसमें और कुछ देखने की जरूरत है नहीं। एक चीज और, जो सबसे कम समय के लिए था वो कौन था? राम नरेश यादव। कब से कब तक अगर बोला जाए तो? 2 जुलाई 2014 से 24 जुलाई 2014 तक। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, फिर से स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन है अभी प्रेजेंट? स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारे पास श्रीनिवास राव मद्दी। श्रीनिवास राव मद्दी कौन से क्रम के हैं? 5वें। कौन अपॉइंट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को? गवर्नर। कौन से आर्टिकल के अंदर? 243I। ठीक है, कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए। 5 साल में अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक कितने हो गए हमारे पास? 5। चलो पहला बताओ। वीरेंद्र पांडे, दूसरा अजय चंद्राकर, तीसरा चंद्रशेखर साहू, चौथा सर्गियस मिंज, 5वां श्रीनिवास राव मद्दी। क्लियर है? कैसा बॉडी अगर पूछा जाए तो? एडवाइजरी बॉडी। कब पहली बार अपॉइंट हुआ था बोले जाए तो? 2003, 22 अगस्त 2003 को। क्लियर है? ऐसा एक और सवाल याद रख लेना अपने लिए कि अपना जो क्या बोला चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किस दिन अपॉइंट हुआ था। ठीक है, काम करना किसी से पूछना कौन सा डेट है। ठीक है, नहीं तो देखना खुद याद आ जाएगा कि कौन सा डेट है। ठीक है, याद आएगा? सितंबर में है वो डेट जो मैं भूलता नहीं। यस, ठीक है, चलो हो गया ये खत्म। देख लेते हैं थोड़ा सवाल को, थोड़ा सा अच्छा से दिख रहा है, असर्शन रीजन फॉर्म में डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। सही है, देख लिया वहां पे, पहले से भी देखते आ रहे हैं हम लोग। मतलब अगर हम लोग क्या करें, कोई भी क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा डिकोड करके रख ले तो सवाल तो उसी के अंदर से ही बनना है।
और ये सवाल बन रहा है ना हम लोग से अभी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करता है। क्यों पढ़े थे हम लोग, समझ में आया, सिफारिश कर सकता है वो कि ऐसा ऐसा कर दो, मन करेगा तो करेगा, नहीं किया तो नहीं करेंगे। क्लियर है, याद रहेगा, सारा चीज बन गया इस पूरे के पूरे चार्ट से। और कुछ बचेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड नहीं, इसीलिए बार बार डाला गया है ताकि आप लोग बार बार देखते जाओ और बार बार याद करते जाओ। क्लियर है, पक्का। चलो अगला देखते हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर 2025 क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। पता है क्या आपको, ये सुना है कभी विधायी शक्तियों के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं, ऐसी शक्ति जिसमें जो गवर्नर है वो बिना किसी को पूछे क्या करेगा, नियम कानून बना देगा। पता है ऐसा कुछ होता है, नहीं पता, ऑर्डिनेंस सुने हो, ऑर्डिनेंस को क्या बोला जाता है हिंदी में, जो भी ऑर्डिनेंस समझते हो ना, आर्टिकल 213 में दिया है किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के लिए, और आर्टिकल 123 में किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो ये विधायी शक्तियां बोला है, ये चारों ऑप्शन ना कहीं सिमिलर है उस विधायी शक्ति के प्रोविजन से, लेकिन इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, क्योंकि जो एक स्पेसिफिकली पार्ट में लिखा हुआ है आर्टिकल पार्ट 6 जो द स्टेट्स है ना, जो राज्य के बारे में बात करता है, उसका जो चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 में सिर्फ एक आर्टिकल है जो कि कौन सा है, आर्टिकल 213। उसमें ये जो लाइन है ये एज इट इज लिखा गया है। कौन सा लाइन, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, दैट इज विधायी शक्ति, किसका, राज्यपाल की विधायी शक्तियां किसमें मेंशन्ड है, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 6 राज्य के अंदर, किसमें, आर्टिकल 213 में। क्या 213 यहां पे दिख रहा है हम लोग को, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, डी। इसीलिए ट्रैप करने के लिए ऑप्शन डी को डाला हुआ था, क्योंकि बाकियों को लगेगा कि ये सारा चीज भी तो विधायी काम के जैसे दिख रहा है। जैसे कि जो आर्टिकल 174 है वो क्या बोल रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर जो कि राज्य विधानसभा होगा, उसके सेशन को प्रोरोग करने के लिए या फिर डिसॉल्व करने के लिए शक्ति देता है किसको, राज्यपाल को। ठीक है, समझ में आ रहा है, या तो रोक दे या तो फिर भंग कर दे। किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 174 में। क्लियर है। इसके अलावा राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस, ये भी एक हिसाब से क्या कर रहा है, विधानसभा में कुछ ना कुछ संदेश तो भेज रहा है। किसमें मेंशन्ड है वो, 175 में। और 76 में क्या बोल रहा है, स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर। ठीक है, तीनों दिख रहा है कि विधानसभा से रिलेटेड है, तो ट्रैप करने के लिए इन्होंने क्या डाला है, आखिरी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। अगर आप हमसे पढ़े रहते तो आपका आंसर क्या जाता, डी। अदरवाइज आंसर क्या जाता, इन तीनों में से एक को तो मारते, 100% श्योर है ना। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा है, किताबों से। मान लेते हैं बहुत बड़ा किताब जो जनरली फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, वो कौन है, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। लेकिन उसमें ये डायरेक्टली सारा चीज तो लिखा नहीं है, और डायरेक्टली सवाल कहां से बन रहा है अभी के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली बन रहा है। और वो कहां पे मेंशन है अगर बोले जाए तो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं जब भी पॉलिटी पढ़ना हो तो आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसका प्रूफ क्या है, लगातार आर्टिकल को पूछ रहा है, लगातार उन बातों को पूछ रहा है जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है, उन अनुच्छेद के अंदर में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली पूछ रहा है, या तो फिर उसके चैप्टर के नाम को डायरेक्टली पूछ दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ क्या हो सकता है कि हम लोग क्या पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज बेयर एक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, पक्का। आगे बढ़े, चलो ये हो गया, दोनों का दोनों कवर कर लिए अपन। जैसा यहां पे लिखा हुआ है ना राज्यपाल की विधायी शक्तियां, वैसे ही
आर्टिकल 123 के लिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्लियर, याद रहेगा। चलो अगला सवाल है हॉस्टल हॉस्टल वार्डन का। सवाल क्या बोल रहा है, राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पारित किया और राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा गया। ये सवाल को ना थोड़ा सा ध्यान से देखे रहना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, CGPSC प्रीलिम्स 2024, ठीक है, इसके बाद वो पेपर होता है और ये जो स्टेटमेंट को जो पूछा हुआ है ना उससे रिलेटेड आर्टिकल को पूछता है वो, ठीक है, उसमें भी आंसर को गलत लेता है PSC, ठीक है, उसको वजह मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों गलत लिया है आंसर को, ठीक है। तब तक देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है, राज्य विधान मंडल में एक विधेयक पारित किया जाता है, राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, राज्यपाल ने अनुमति रोक लिया, इस बीच राज्य विधानमंडल ने विधेयक दोबारा पारित किया, राज्यपाल के पास भेजा, अब क्या होगा, ठीक है, राज्यपाल क्या करेगा, असेंट देगा, ठीक है, क्लियर है। क्यों, कहां पे बता रहे हैं हम लोग को, आर्टिकल 200 जिसमें क्या लिखा हुआ है, विधेयक को पारित करना, ठीक है, असेंट टू बिल्स, ये लिखा है। आर्टिकल 201 जिसको अगले पेपर में आंसर लेगा उसमें क्या लिखा है, बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब क्या है, राज्य विधानसभा के पास में जो बिल को वापस भेजना है कि आप इसको फिर से देख लो, या फिर जो बिल को रिजर्व किया गया है वो उसको किसके पास भेजना है, प्रेसिडेंट के पास। तो किसके थ्रू भेजा जाएगा, कौन से आर्टिकल के थ्रू, 201। लेकिन जो आर्टिकल 200 है उसमें जब बात होती है, ये पूरा का पूरा मैंने उस आर्टिकल को शॉर्ट में लिख के रखा है, ठीक है। क्या होता है इसमें, बिल है, पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधानसभा के द्वारा पास किया जाएगा, और जहां पे विधान परिषद है तो उससे भी पास कराया जाएगा, इसीलिए और प्लस SLC, ठीक है, यहां से पास हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जाएगा किसके पास, गवर्नर के पास। गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, या तो वो पास कर दे, या तो फिर रोक दे, या तो फिर वो क्या करे, प्रेसिडेंट को भेज दे कि भैया मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है करके, है ना। तो जब वो रिजर्व करेगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, तो उसको एक कंडीशन पे मस्ट है रिजर्व करना। वो क्या है, जो लिखा हुआ है उस आर्टिकल 200 में, वो बोलता है जब डेरोगेट करेगा पावर ऑफ हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के पावर में थोड़ा सा भी हस्तक्षेप होगा किसी भी विधेयक के थ्रू, तो ये क्या करेगा, गवर्नर जो है बिल को 100% रिजर्व करेगा और किसको भेजेगा, प्रेसिडेंट को। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा जब वो विथहोल्ड करेगा, मतलब अपना असेंट नहीं देगा, अपना सिग्नेचर नहीं करेगा, तो क्या कर रहा है, वो विथहोल्ड करके रखा हुआ है। अब विथहोल्ड कर दिया तो उसके लिए एक केस आया था 1974 में, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, एंड अनदर, ये एक केस चल रहा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है विथहोल्ड को लेके, वो क्या बोलते हैं, द असेंट और रिटर्न ऑफ द बिल डज नॉट इन्वॉल्व द डिस्क्रिशन, मतलब उसके विशेषाधिकार में नहीं आते हैं। किसके विशेषाधिकार में नहीं आते हैं, राज्यपाल के। ये इनका स्टेटमेंट था। अभी रिसेंट में एक और केस होता है 2024 के पास, उसका जजमेंट आता है, उसमें क्या बोलते हैं, ये विथहोल्ड करने के लिए ना एक वर्ड लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बोलता है क्या, एज सून एज पॉसिबल, कोई डेट या लिमिट नहीं लगाया गया है ना, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऐसा बात करते हैं, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोलता है कि जो आपको लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बैठ गए हैं और क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर कर ही नहीं रहे हैं, तो हम आपके लिए एक लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। लिमिट क्या लगाया उन्होंने कि आपको 3 महीने के अंदर में अपना डिसीजन सुनाना पड़ेगा कि आपने इसको साइन नहीं किया है, तो वजह क्या है, या फिर आप क्या करोगे, रिकंसिडर करने के लिए किसको भेजोगे, स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेजा जाएगा रिकंसिडर करने के लिए विथ मैसेज कि आपको क्यों इस पे असेंट नहीं करना है। इसके मैसेज के साथ में आप क्या करोगे, विधानसभा को वापस भेजोगे। जब आपने वापस भेजा तो क्या होगा,
अब वो लोग फिर से आपको जस का तस दे दिए तो आपको साइन करना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था उस बिल को, ठीक है, रिजर्व किया कि ये मेरे को बिल समझ नहीं आ रहा है और मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, 3 महीने के अंदर में बताने को बोला है, तो मैं काम करता हूं, मैं विथहोल्ड कर देता हूं और इसको भेज देता हूं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, है ना, वो सोचेगा कि मैं इसमें मेरे को ये चेंजेस लग रहे हैं, फिर वापस भेजवा देगा, ठीक है। वापस भिजवाया गया किस पे, विधानसभा पे। जब विधानसभा के पास वापस भिजवाएगा, उन लोग फिर से कुछ ना कुछ चेंज करेंगे और वापस भेजेंगे, तो अब साइन कौन करेगा, गवर्नर। क्यों करेगा गवर्नर, वो तो भेज दिया था ना प्रेसिडेंट के पास, तो अब पूरा हक किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति साइन करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर किसी बिल को बचाना है गवर्नर को, तो वो क्या यूज करेगा, रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर है, समझ में आया। ये सारा चीज कहां पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 में, ठीक है, याद रहेगा पक्का। अब अगर ये रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ है ना, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये बिल आया गवर्नर के पास, ये क्या किया, रिजर्व कर दिया किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट को मन करेगा तो साइन करेगा, मन नहीं करेगा तो साइन नहीं करेगा, ठीक है। अगर नहीं किया साइन, इफ नॉट अ मनी बिल, देन प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, गवर्नर को भेजेगा बिल को कि ये जो बिल है इसको आप दे दो किसको, विधानमंडल को, है ना, विधान परिषद या फिर विधानसभा को, है ना। वो लोग क्या करेंगे, रिकंसिडर करेंगे 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने का उनको टाइम दिया जाएगा विथ मैसेज कि ये मुझे बदलाव चाहिए, आपने ये बदलाव नहीं किया है, ठीक है। जब ये इसके पास जाएगा रिकंसिडर करने के लिए, क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसको भेजेगा, किसको देगा अपना साइन करने के लिए, गवर्नर को। गवर्नर क्या साइन कर सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि गवर्नर के किसको भेज दिया था, हायर अथॉरिटी के पास, और हायर अथॉरिटी जब तक नहीं बोलेगा तब तक ये साइन नहीं कर सकता। अगर साइन किया तो मार ही मार, ठीक है। तो अब किसके पास जाएगा ये साइन होने के लिए, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास क्या पावर है कि वो साइन करके ही देना है उसको, नहीं, कहीं पे मेंशन ही नहीं है, तो राष्ट्रपति चाहे तो साइन करेगा, नहीं मन किया तो छोड़ देगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है पक्का। तो 200 में क्या है, बिल को पारित करना, और इसमें क्या है 201 में बिल को रिजर्व करके रखना, ठीक है, अपने पास रख लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, खत्म करें। 14 दिन का कुछ रहता है? नहीं, इस पे कुछ नहीं है, ये वाले में कुछ नहीं है। जो 14 दिन आप बोल रहे हो ना, उनको टाइम दिया जाता है कि हम आपको नोटिस भेजेंगे, हम आपके खिलाफ क्या करना चाहते हैं, इंपीचमेंट मोशन निकालना चाहते हैं, तो आपको 14 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जवाब देना पड़ेगा। 14 दिन का नोटिस है, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला देखें, ये शमशेर सिंह केस भी बता दिया मैं आप लोग को। चलो ये लास्ट है, सेम आर्टिकल सेम चीज, ये मैं वही बोल रहा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं। इसका आंसर ये होना चाहिए था 200, क्योंकि जो 201 है वो प्रोसेस बता रहा है कि कैसे कैसे होगा और क्या होगा उसके बाद, है ना। लेकिन जो बताया गया है कि रिजर्व किसके आर्टिकल के अंदर कर सकते हैं, वो कौन सा है, आर्टिकल 200। किसमें लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में। तो आंसर एक्चुअल में ये होना चाहिए था, आंसर लिया क्या गया 201, ठीक है। तो गलती किसकी, पीएससी की, ना कि संविधान की, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना चाहिए, एक लॉयर को पकड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि लॉयर लोग को उस लैंग्वेज का नॉलेज ज्यादा होता है ना। आपके पास अगर कम है नॉलेज तो आप किसी का सहारा ले लो, और क्या करना है आपको, पूरा का पूरा आंसर सही लेके चलना है। इससे क्या होता है, लाइफ बाकियों का बर्बाद, ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है, आर्टिकल 356 में क्या लिखा हुआ है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। इसका मतलब क्या होता है
प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहां पे सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है ये पूछा जा चुका है एक बारी, तो अब क्या पूछेंगे, ये प्रेसिडेंट रूल लगने का प्रोसेस है ना, कि कैसे पास होना है, कब हटाया जा सकता है, कितना बहुमत चाहिए होता है, कितने महीनों के लिए लग सकता है, ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। किस लिए? प्रेसिडेंट रूल का एक आर्टिकल यहाँ पे मेंशन्ड है इसकी वजह से। ठीक है, ऐसे ही एक आर्टिकल है 199 जहां पे क्या दिया गया है, मनी बिल का परिभाषा। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा ये दोनों तो कर लिए, प्रोसीजर किस पे दिया है, 201 पे, और आर्टिकल 200 में क्या दिया है, बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आया। तो ये था पूरा का पूरा क्लास का समरी। गवर्नर से इसी टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, कैसे भी बनाए जा सकते हैं। अब इससे हम लोग को इतना समझ में आया है कि गवर्नर हम लोग को दिखना चाहिए, वो एक थीम है। ठीक है, और ये थीम ही हम लोग को बताता है कि अगला सवाल क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो गवर्नर से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल मिले आपको क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है, सबको एक जगह ऐसे ही बना बना के रखना है, ताकि आप लोग क्या कर सको, गवर्नर से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछे आपका जवाब उसके पास रेडी हो। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लैंक स्लाइड है जो कि आप लोग को फ्री में दिया जाता है हर बारी। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी 15 स्लाइड है वो हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।